नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है इसमें हम 2017 में जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो और पार्ट है उनकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है और एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों के अनुभवों और आवाज़ों को प्रमुखता देना। बिल्कुल सही है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ये बच्चों को स्वयं करके और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने पर ही जोर देता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, तो बच्चों को आदेश नहीं देना है, वो खुद करके सीखेंगे। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने को नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। कि हमारी कक्षा का एक छात्र है जो रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो भाई ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें कि हम क्या करेंगे। भाई एक छात्र ऐसा है जो अनुशासनहीन है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो कारण जानेंगे ना कि दरअसल में उसका वंशानुक्रम तो ऐसा ही नहीं है। दूसरा, जिस वातावरण में वो रह रहा है वो वातावरण कैसा है। कभी ऐसा ना हो कि वातावरण भी अनुशासनहीनता वाला हो, तो वो सीखेगा ही। हम क्या करेंगे, उसके कारण का पता लगाकर उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। रोज पीटेंगे तो पीटना नहीं है, स्कूल से उसका नाम काट लेंगे। फिर नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि लैंगिक भेदभाव दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। भाई बिल्कुल सही है कि जितने भी लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना, इनको खत्म करना है। खत्म करने को हम हतोत्साहित बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लड़कों को कठिन कार्य और लड़कों को सरल कार्य में लगाएं। भाई ये तो रूढ़िबद्धता को बढ़ाएगा, लैंगिक भेदभाव को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं करना। पहला ही हमारा इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला है कि पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, कि पांचवी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसको हमें क्या करना चाहिए? को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। भाई निचले स्तर का क्यों करना है? भाई उसको सामान्य व्यवहार करना है, सामान्य रूप से उसको देखना है कि उसके माता पिता और मित्रों तथा दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। भाई उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, हमें हेल्प थोड़ी करनी है। ऐसे कि विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, सामान्य व्यवहार करना है। और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सही है ये। जब वो देख नहीं सकता है तो उसको जो श्रव्य माध्यम है उनकी सहायता से उसको पढ़ाया जाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिक और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक विकास पर बिल्कुल पड़ेगा, संवेगात्मक विकास पर बिल्कुल इस पर भी पड़ेगा, मानसिक विकास पर भी पड़ेगा और शारीरिक विकास पर भी पड़ेगा। यानी कि सभी पर पड़ेगा, तो सभी सही हो जाएंगे। और ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो देखो जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने क्या कहा था, जो समाज होता है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, और ये है समाज, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये माना था कि किसी बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो समाज का होता है। अगर इसके बाद हम देखें तो इसके बाद आ जाता है परिवार का और फिर आ जाता है विद्यालय का। परंतु पहले नंबर पर समाज है, दूसरे नंबर पर विद्यालय वो परिवार है, और तीसरे नंबर पर विद्यालय आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो छात्रों के निजी संसार पर इनमें से किसका प्रभाव पड़ेगा? तो किसका प्रभाव पड़ेगा? लैंगिक भेदभाव का बिल्कुल पड़ेगा, सामाजिक मान्यताओं का बिल्कुल इनका भी पड़ेगा, परिवार में उनके स्थान का ये भी पड़ेगा, यानी कि सभी का पड़ेगा, और सभी आ जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता हमने बतानी है,
तो बच्चे के प्रति संवेदनशीलता ये तो होनी चाहिए। यहाँ पर कम पूछा है, कम वाली पूछा है, पर ये तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य भाई ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान भाई होना चाहिए। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान अगर शिक्षक को होगा तो शिक्षक क्या करेगा, उसी के हिसाब से उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा। शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भाई इससे क्या मतलब है, इस समावेशी शिक्षा देनी है तो शिक्षक का सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी की सबसे कम विशेषता है, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित होती है, तो उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर। बिल्कुल सही है कि पृथक पृथक जो समजातीय समूह के व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं उनकी जो अभिवृत्ति होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर निर्भर रहती है। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। अगला है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, कि जो प्रत्येक छात्र होता है वो स्वयं में विभिन्न होता है। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है, तो इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है, ये हमने बताना। भौतिक वातावरण है, बिल्कुल। भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, बिल्कुल है। वंशानुक्रम है, ये भी है, यानी कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, और ये है ऑप्शन नंबर डी में, ये सभी तो यही इसका राइट है। अगला है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक नहीं, सहानुभूति नहीं दिखानी है हमें, तटस्थ भी नहीं, अग्रोन्मुखी यानी कि उनको अग्रसर करना है, बिल्कुल सक्रिय एक्टिव रखना है, उनको आगे दिशा देनी है। अगला है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। तो अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को क्या माना जाता है, तो कौशल में कोई अनुकरण नहीं होता, खेल विधि में भी नहीं, नाटकीय प्रविधि में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन दिया था ये दिया था ड्रेबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास के बारे में जो कथन सत्य है वो कौन सा है, तो सामान्य से सामान्य की ओर होता है, नहीं, जो विकास होता है वो सामान्य से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, हाँ ये बिल्कुल सही है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और सही ही बताना, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए भाई, विद्यार्थियों के सीखने में जो कमी रह गई है उसका आपने निदान कर लिया, यानी कि आपको पता चल गया कि ये कमी है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका समुचित उपचार होना चाहिए। तो ये उपचार करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सृजनात्मक चिंतन है। तो सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, तो सृजनात्मक जो चिंतन होता है उच्च और अपसारी चिंतन होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नैतिक विकास की अवस्था का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये क्या था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश डैश में होता है। तो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उसको वंशानुक्रम से मिलती है और उनका विकास वातावरण में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो कौन सी जो आकलन प्रवृत्ति है विद्यार्थियों की क्षमता को सबसे अच्छा बनाएगी, तो जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, दूसरा दोहराने की बात की जा रही है और दोहराना तो कहीं होता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है, तो अंकों पर हमने जोर देना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता, बिल्कुल सही है ये। जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक से कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है
कि जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य है कि जब एक बच्चा फेल हो गया तो इसका क्या तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, याद तो हमें कराना ही नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन भी गलत है। तो भाई 3 गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि हमारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो गई है और यही इसका राइट बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो तार्किक आधार हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान और संवेग के बारे में जो कथन सही है वो कौन सा है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं? नहीं भाई, ये स्वतंत्र नहीं है, परस्पर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बहुत। अगला है कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है। तो सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना, निरुत्साहित नहीं है, ये तो प्रोत्साहित करता है। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया, कभी कभी नहीं हमेशा प्रयोग किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिसमें समवयस्कों की सक्रिय स्वीकार्यता बढ़े, बिल्कुल सही है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए, वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे के जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ में इसकी जो और भी पार्ट हैं, जितने भी अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अच्छी से, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना। मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।